नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया कैंपस में पीर की रात एक बड़ा हादसा पेश आया। यहां कमला नेहरू इमारत के शोबे अतफ़ाल में आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। NICU में जुमला 40 बच्चे दाखिल थे, जिनमें से 36 बच्चों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। ताहम आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया। साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने इस वाक़े को इंतहाई तकलीफदा करार दिया। हमीदा अस्पताल में जान गंवाने वाले बच्चों के वालदाओं के नाम शिवानी, इरफाना, शाजिमा और रचना है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने वाक़े की आला सतही तहकीकात का भी हुक्म दिया। उन्होंने बताया कि उसकी तहकीकात महकमे सेहत और मेडिकल के ACS मोहम्मद सुलेमान करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी तालीम के वज़ीर विश्वास सारंग भी अस्पताल पहुंचे और इमदादी कार्रवाई में ताउन किया। अस्पताल से मौसूल होने वाली वीडियोज़ में वज़ीर विश्वास सारंग को अस्पताल के हुक्काम के साथ मिलकर काम करते देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक विश्वास सारंग ने खदशा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। उन्होंने बताया कि वार्ड के अंदर की हालत इंतहाई खौफनाक थी। उन्होंने ये भी बताया कि CM शिवराज ने मरने वाले बच्चों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। एक ओहदेदार के मुताबिक आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी, जिसमें ICU भी वाक़ है। फतेहगढ़ फायर स्टेशन के इंचार्ज जुबैर खान ने बताया कि आग रात 9 बजे के करीब लगी और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने भी शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का इम्कान जाहिर किया। दरिया असरा मुश्तइल लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि अस्पताल का अमला बच्चों की जान बचाने के बजाय खुद वहां से फरार हो गया। बच्चा खुचा उन सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने कि धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया। सब चोरा चोरी को नहीं दिया। पब्लिक लेने के लिए बंदर भरा कि बाकी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया सब चोरा चोरी को। हाथ दिखाओ तुम्हारा। अरे मैंने मेरे हाथ से तुम्हारे बच्चे देखे? मेरे 2 बच्चे थे। तुमने देखे? जब अंदर जाते जाते तो हुआ ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं मेरे को, दूध दर के बाहर ही आया था मैं, इतने में आग हो गई उसमें। मेरी बीबी सुल्तान अस्पताल में भाई साहब मैं दूध लेकर आया था बच्चों के लिए, इतनी सी डब्बी में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश दांगी है, बेबलिया का लगा रेपो वाला हूँ मैं। इतने कमीने लोग हैं, क्या करा डॉक्टर लोगों ने? कैसी सुविधा है यहाँ पे? कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन को नेता बचा रहा? हमारे बच्चों को बचा कर ला के दे, हमारे बच्चों को बचा कर ला के देंगे क्या? अगर हमारे बच्चों को बचा कर ला के देंगे तो मायने के नेता है। अचानक आग लग कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग बहुत दौड़ मच गई, बच्चों को लेने जा रहे थे, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। बच्चा तो मैंने देखा ये 6 महीने में तीसरी दफे ऐसी घटना हुई है, आग लगी है। मैं तो एक साफ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था? ये दबाने और छिपाने से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोविड में भी 2.5 लाख लोग मरे, सरकार ने दबाने का छिपाने का काम किया। और तभी सरकार ने एक्शन लिया जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब इंजेक्शन नहीं था। और यही हाल अब का है कि ऑक्सीजन क्या सप्लाई है, आज फायर फाइटिंग का क्या इक्विपमेंट था, काम कर रहा था। एक शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग, मैंने अभी दृश्य देखा है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरी मांग है कि एक हाई कोर्ट जज को इसकी इंक्वायरी में करे। इंक्वायरी वो कर रहे हैं जो शायद खुद दोषी हुए, एक हाई कोर्ट जज, ताकि ये दबाने और छिपाने की बात ना हो। सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? अभी तक जो घोषित कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 4 हुई है, पर अभी अगले 1, 2, 3 दिन में क्या होगा? बच्चों को जो मैंने देखा उनकी हालात देख के वो सहने लायक नहीं था।
जो मैंने अभी देखा सेम नहीं। परिवार वाले जो है आरोप लगा रहे हैं इसी बिल्डिंग में, वही तो मैं कह रहा हूँ। सब परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं जो मौत का आंकड़ा है वो सही नहीं बता रहे परिवार हैं। वाले उसकी आरोप जांच निकाल होनी रहे चाहिए। हैं कि इतने सारे बच्चों की कोई जानकारी नहीं। उनके मुताबिक 150 बच्चे थे और केवल 40 बच्चों की जानकारी मिल रही है। परिवार वालों को मिलने नहीं दे रहे बच्चों से। परिवार वाले कुछ नहीं चाह रहे। परिवार वाले इलाज नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर करेंगे। और डॉक्टरों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जिस दिलचस्पी से, जिस लगन से, जिस निष्ठा से जब से आग लगी वे लगे रहे। पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो जिम्मेदार हैं उनमें 302 की कार्रवाई होनी सर आंकड़ों को लेकर जांच होना चाहिए चाहिए हर चीज में। ये तो आज अपना समय लगा रहे हैं, जो 15 तारीख को इवेंट सम्मेलन कर रहे हैं। इवेंट सम्मेलन जोधपुर के एम्स रोड पर आज सुबह तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक एक कर 11 लोगों को टक्कर मार दी। इसमें 16 साल के लड़के की मौत हो गई जबकि 10 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा जिसने भी देखा उसका दिल दहल उठा। इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। कार मालिक ने ऑडी से काबू खो बैठा। आगे आने वालों को टक्कर मारती हुई कार सड़क किनारे बने झोपड़ियों में घुस गई। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन के अहाते के नंदनवन ग्रीन में रहने वाले 50 साल के अमित नागर अपनी ऑडी कार लेकर जा रहे थे। पाल रोड से एम्स की तरफ जाते वक्त पेट्रोल पंप से ठीक पहले भीड़ के बीच कार अचानक बेकाबू हो गई। सीसीटीवी फुटेज से साफ नजर आ रहा है कि कार के आगे कुछ बाइक सवार जा रहे हैं। इस बीच पीछे से निकलकर ऑडी कार ने सबसे पहले एक एक्टिवा सवार को पीछे से टक्कर मारी। एक्टिवा सवार हवा में उछल गया। इसके आगे तो कार की रफ्तार और तेज हो गई। आगे चलकर लोग कुछ संभल पाते तब तक कार ने एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी को टक्कर मार दी। खिलौनों के सामान उछलती गाड़ियों के साथ उनके ड्राइवर्स भी हवा में दिखे। इसके बाद कार ने वहां सड़क किनारे बनी झोपड़ियों के बाहर से निकल रहे एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। झोपड़ियों के बाहर खड़े कुछ लोगों को चपेट में लेने के बाद कार अपने आप थम गई। कार के रुकते ही कार चला रहा अमित वहां से निकलकर सीधे बासनी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। सभी जख्मियों का एम्स में इलाज चल रहा है। वजीर आला अशोक गहलोत भी जोधपुर पहुंचते ही जख्मियों से मिलने पहुंचे। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में एक घर ढह गया। जानकारी के मुताबिक इमारत साउथ सेंट्रल मुंबई में एंटॉप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में बनी थी। इस इमारत के गिरने के बाद 9 लोगों को बचा लिया गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में किसी और के फंसे होने का अंदेशे के मद्देनजर रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी है। फायर सर्विसेज की 4 गाड़ियां भी मकाम वाक़या पर मौजूद हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी और एनसीपी की शुरू हुई लड़ाई अब बीजेपी तक पहुंच चुकी है। एक ड्रग पेडलर के साथ बीवी का नाम जुड़ने से नाराज महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मंगल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीपी कायद नवाब मलिक पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि मलिक की कंपनी ने उन लोगों से ज़मीन खरीदी है जो 1993 के मुंबई ब्लास्ट के मुलजिम हैं। ये ज़मीन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है। फडणवीस ने कुछ दिन पहले कहा था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं और दिवाली के बाद वो बम फोड़ेंगे। कुछ देर बाद नवाब मलिक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें वो फडणवीस के इल्ज़ामात पर जवाब दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो वो बता रहे हैं कि सलीम जावेद की स्टोरी या इंटरवल के बाद की फिल्म नहीं है बल्कि मुल्क की सलामती से जुड़ा मामला है। इन इल्ज़ामात पर नवाब मलिक ने सफाई देते हुए कहा कि फडणवीस ने राय का पहाड़ बनाकर इस मामले को पेश किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा। बम तो नहीं फूटा लेकिन अब कल 10 बजे मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना इसकी रेकी ये शाह अली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर
बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे। पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल सरदार है, उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। बहुत सारे पत्रकार होंगे, जब 1996 में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है, उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी। मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क, आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। किराएदार के नाते उस समय जो स्टैंप ड्यूटी थी, जो कीमत थी, हमने अदा की। राफेल लड़ाका तैयारों के सौदे पर मंगल को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान बहस छिड़ गई और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर इस सौदे में बदनुमानी का इल्जाम लगाया। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल तैयारों के सौदे मामले में फ्रांस की मैगजीन मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कांग्रेस पर सौदे में कमीशन लेने का इल्जाम लगाया। उन्होंने फ्रांसीसी मैगजीन का हवाला देते हुए कहा कि हैरत की बात है कि जिस सालिसी सुशीन गुप्ता का नाम अगस्ता वेस्टलैंड घपले में सामने आया था, उसी का नाम राफेल सौदे में भी आया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि राफेल डील में बदनुमानी, रिश्वत और मिली भगत को दफनाने के लिए मोदी हुकूमत का ऑपरेशन कवरअप एक बार फिर उजागर हो गया है। पार्टी ने फिर कहा कि मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तानी फिजाइया के हुकूक को खतरे में डालकर मुल्क के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। मैंने अभी अखबारों में पढ़ा, शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल बैंक का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं, और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बिटवीन IDS and Dassault Aviation. The commission is consideration thereof. The commission is payable after the delivery of the product by IDS and the receipt of the consideration thereof.
आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40%। कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, यह कमीशन की एग्रीमेंट है, और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है, और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित उनको खतरे में डाला, और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। पिछले 5 वर्षों में संदिग्ध राफेल डील में जो प्रत्येक आरोप है, जो हम लोगों ने यहां बैठकर कई बार आपसे साझा किए, आप लोगों ने मीडिया में चलाए, और जो प्रत्येक पहेली है, उन सब का इशारा अब इशारा नहीं रह गया। स्पष्ट तौर पे देश की सत्ता में बैठे उच्चतम नेतृत्व तक जा रहा है। ऑपरेशन कवर अप में जो नवीनतम खुलासा है, राफेल के भ्रष्टाचार को दफनाने के लिए किस तरह मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी के साथ मिलकर एक साठगांठ करके कैसे इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। 4 अक्टूबर 2018 को, महत्वपूर्ण दिनांक, 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए उस वक्त के सीबीआई के निदेशक को अपना पूरा हलफनामा, शिकायत का पुलिंदा एक फाइल सौंपी। यह हुआ 4 अक्टूबर 2018 को। दूसरा महत्वपूर्ण दिनांक 11 अक्टूबर 2018, यह खुलासा अभी कल ही हुआ है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कांग्रेस ने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड पर बदउनवानी की वजह से आयत पाबंदी को हटाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर सवालात उठाए और कहा कि कंपनी के साथ किए गए खुफिया माहदे को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने इटली की हिंदुस्तान में ममनुआ कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कारोबार करने का फैसला किया है। हुकूमत ने कंपनी पर आयत पाबंदी हटा ली। हुकूमत को इस खुफिया माहदे का इंकशाफ करना चाहिए जो वजीर आजम ने इटली के वजीर आजम के साथ G20 मीटिंग के दौरान रोम में किया है। आर्थिक दृष्टि से भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आए हैं, और मैं अगर इसको समराइज करूं तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा, फैक्ट आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिनमैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं,
पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। लखीमपुर तशद्दुद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट में मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की तस्दीक हुई है। पुलिस ने वजीर दाखिला अजय मिश्रा, टेनी के बेटे और अहम मुलजिम आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलाहों को जब्त किया था। इसमें अंकित दास की रिपीटर गन, पिस्टल और आशीष मिश्रा की राइफल और रिवॉल्वर शामिल थी। पुलिस ने चारों असलाहों की एफएसएल रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट में इन्हीं असलाहों से फायरिंग की तस्दीक हुई है। अंकित दास और लतीफ़ एसआईटी के सामने जान बचाने के लिए फायरिंग की बात कबूल कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को तहरीक का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली की सरहदों पर बड़ी मीटिंग्स करेगा। 29 नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने पर हर दिन 500 सिलेक्टेड ट्रैक्टर पूरे डिसिप्लिन के साथ पार्लियामेंट जाएंगे। सिंगू बॉर्डर पर मंगल के रोज़ मोर्चा की मीटिंग में कई दीगर प्रोग्राम्स भी तय किए गए। हरियाणा की तंजीमों की जानिब से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तजवीज़ रखी। इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। उस मीटिंग के मकाम के बाहर चड़नी के हामियों की जानिब से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की गई। मोर्चे की करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में किसान कायदीन ने तहरीक को और एग्रेसिव करने पर जोर दिया। अहम कायदीन ने तहरीक को पुरअमन और डिसिप्लिन ढंग से चलाने पर सहमति कायम की। किसान कायद राकेश टिकैत के दिए गए दिल्ली कूच के अल्टीमेटम पर भी सहमति नहीं बनी। इसी तरह गुरनाम सिंह चड़नी के दिल्ली कूच और पंजाब के किसान कायदीन के एमपी जाम के तजवीज़ को भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया। मीटिंग में लिए गए फैसलों का मतलब यह है कि 26 नवंबर को किसान तहरीक के 1 साल पूरे होने पर किसान कायद ताकत दिखाएंगे। इसी दिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से दिल्ली के सभी मोर्चों पर भारी भीड़ जुटाई जाएगी। बड़ी मीटिंग्स की जाएंगी। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। SKM ने 26 नवंबर को भारत के सभी रियासतों की दारुल हुकूमतों में सिवाय उन रियासतों को छोड़कर जो दिल्ली की सरहदों पर से जुड़ी हैं वहाँ पे बड़ी मीटिंग्स मुनक्किद करने का फैसला किया है। पंजाब की कांग्रेस हुकूमत और रियासती कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू के दबाव में झुक गई है। पंजाब के एडवोकेट जनरल APS देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसकी इतला गवर्नर को भेजी गई है और कल पंजाब में नए AG को तैनात किया जाएगा। वहीं DGP इकबाल प्रीत सहोता को भी हटाया जाएगा। इसके लिए हुकूमत UPSC के पैनल का इंतजार करेगी। हालांकि सहोता को हटाना अब तय है। मंगल के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग के बाद CM चरणजीत चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद थे। उधर AG और DGP को हटाने की जिद पूरी होने के बाद पंजाब कांग्रेस के रियासती सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनकी पार्टी तंजीम की जानिब से CM चन्नी और हुकूमत को 110% ताउन किया जाएगा। OnePlus Nord 2 5G स्मार्टफोन के फटने की हैट्रिक हो चुकी है। जी हां, एक बार फिर ब्लास्ट की वजह से यह स्मार्टफोन सुर्खियों में आ गया है। इस बार सोशल मीडिया यूजर सुशील शर्मा ने इस फोन के फटने के बाद के कुछ फोटो शेयर किए हैं। इन
फोटोज में डैमेज फोन के साथ पैर का भी फोटो है। सुचित ने बताया कि ब्लास्ट के बाद स्मार्टफोन यूजर का पैर काफी डैमेज हो गया। बता दें कि पिछले 3 महीने के दौरान इस मॉडल के फोन के फटने का एक तीसरा मामला है। सुचित ने सोशल मीडिया पर 4 फोटो शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा कि OnePlus आपसे ये उम्मीद नहीं थी, देखिए आपके प्रोडक्ट ने ये क्या किया। अब आप इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए तैयार रहिए, लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करो। मुल्क के सबसे अमीर तरीन सनअतकार मुकेश अंबानी की जुनूबी मुंबई में वाक़ रिहायश एंटीलिया में हिफाजती इंतजामात में इजाफा किया गया है। पुलिस ने इक़दाम मुकेश अंबानी के घर के बाहर 2 मशकूक अफराद को देखे जाने के बाद लिया। दरियासना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि 2 लोग उससे एंटीलिया के बारे में पूछ रहे थे और वो हिंदी ज़बान में बात कर रहे थे। उनमें से एक के हाथ में बैग था। आज़ाद मैदान थाना पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया और एक आला पुलिस अफसर को सूरत हाल पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। ड्राइवर की कॉल के बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी और एक शख्स को नवी मुंबई से हिरासत में लिया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि गिरफ्तार शुदा शख्स एंटीलिया देखने के लिए पता पूछ रहा था। जिस गाड़ी से पता पूछा गया वो वैगन आर थी और उसे भी पुलिस ने तलाश कर लिया है। ये एक टूरिस्ट गाड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस ड्राइवर से पता पूछा गया वो एक गुजराती है और टूरिस्ट टैक्सी चलाता है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ मुश्तबा चीज़ बरामद नहीं हुई। मुकेश अंबानी की हिफाजत गुज़िश्ता फरवरी महीने में सख्त की गई है। फरवरी में उनकी रिहाइशगाह के पास से धमाका खैज मवाद से भरी एक SUV बरामद हुई थी। मुल्क में अब तक सबसे ज़्यादा ज़िका पॉजिटिव केसेस कानपुर में मिले हैं। कानपुर में महज 15 दिन में 6 किलोमीटर के दायरे में 16 महल्ले इसकी चपेट में आए हैं और 118 केसेस मिले हैं। इसमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। कानपुर के अलावा कन्नौज में भी एक केस सामने आया है। इसके साथ ही यूपी सबसे ज़्यादा ज़िका मरीजों वाली रियासत बन गया। 2021 में इतने केसेस किसी भी रियासत में नहीं आए हैं। इससे पहले साल 2018 में राजस्थान में मुल्क में सबसे ज़्यादा 159 केस मिले थे, जबकि केरल में इस साल अब तक 70 पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना से 4,92,968 नए मरीज पाए गए हैं। इसी दौरान 7,465 अफराद की मौत हुई है। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25,12,67,004 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 50,75,214 हो गई है। दुनिया भर में अब भी 1,87,01,039 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 11,000 से ज़्यादा मरीज सेहतियाब हुए हैं। दरियासना पीर को मुल्क में 59,08,440 अफराद को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए हैं और अब तक 1,09,08,16,356 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,126 नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,43,77,113 हो गई है। अब बात टीम इंडिया की। टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के खेल के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर से सवाई मानसिंह स्टेडियम में 17 नवंबर को T20 मैच खेला जाएगा। इसके लिए टीम इंडिया 10 नवंबर को जयपुर पहुंच रही है। आखिर में एक बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रहे 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं KL राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार हिंदुस्तानी टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके विराट कोहली को आराम दिया गया है। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को भी आराम दिया गया है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी। हिंदुस्तानी टीम का ऐलान जो किया गया है उसके मुताबिक रोहित शर्मा कप्तान होंगे, KL राहुल वाइस कैप्टन होंगे। दीगर अरकान में
ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयास अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज दी इस टीम में शामिल हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।